नमस्कार दोस्तों। मैं सीए संगम अग्रवाल आज फिर आप लोगों के सामने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं, आज 23 जुलाई 2024 को हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने अपना इस मोदी गवर्नमेंट 3.0 का पहला बजट पेश किया है। और इस बजट के अंदर डायरेक्ट टैक्स प्रोविजन के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जो बीइंग ए प्रोफेशनल हम सबको जानने की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जो बातें फ्लोर पे की जाती हैं प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं उससे अलग होती है। तो इन सब डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस की, इनकम टैक्स एक्ट के चेंजेस की बारीकों को बहुत ध्यान से हम समझेंगे, देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटी रहे। आपका कोई भी सवाल होगा फ्रेंड्स, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उसका जवाब टाइम से मैं दे पाऊँ आपको। पहले माफी चाहूंगा कि वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। बेसिकली थोड़ी व्यस्तता होने के कारण टाइम नहीं निकाल पाया था वीडियो बनाने का। बट आगे से कोशिश करूंगा कि टाइमली वीडियो बनाऊं फ्रेंड्स, और आपसे इस वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो सब थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आपसे जो मैंने पीपीटी बनाई है वो शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। सो आप फ्रेंड देख पा रहे हैं मेरी पीपीटी। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जो हम सबका फेवरेट, जिससे मास लोगों पे इम्पैक्ट आया है एज पर गवर्नमेंट। अराउंड 4 करोड़ टैक्स पेयर्स है जिसको ये चेंज ऑफ स्लैब इम्पैक्ट करेगा। और अराउंड 60,000 करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स फोरगो करना पड़ रहा है ड्यू टू दिस चेंज। तो दिस इज फर्स्ट थिंग फ्रेंड, दिस इज फॉर न्यू टैक्स रिजीम ओनली। हम जैसे सामने देख पा रहे हैं, प्री बजट हमारे पास टैक्स के रेट ये थे। सिंपल है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स था, 6 लाख से 9 लाख तक आपका 10% टैक्स था, और 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स था, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से अधिक 15%, 30% टैक्स था। अब इसमें कुछ स्लैब में चेंज किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स बात यहाँ पे क्या है, ये जो न्यू आपका स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ये 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल है फॉर द प्रीवियस ईयर, नॉट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं बात करूं आपसे राइट नाउ, सॉरी, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अप्लीकेबल है। तो हम जो लोग नेक्स्ट ईयर आईटीआर फाइल करेंगे विद दिस स्लैब रेट, हम वो आईटीआर फाइल करेंगे। तो जैसे कि अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख टू 7 लाख तक कर दिया गया इसको 5%। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले क्या था, वो 6 लाख तक का अमाउंट था जो 5% था, अब उसमें 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली मैं देखूँ 1 लाख पे 5% टैक्स कहीं ना कहीं सेव हो गया यहाँ पे, कि अप टू 7 लाख तक आपको 5% देना है। बट उसका टैक्स का इम्पैक्ट ज्यादा निकल के आएगा फिर आप देखेंगे तो 7 लाख से 10 लाख तक आपको देना है 10%, 10 लाख से 12 लाख तक आपको देना है 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% देना है, और 15 लाख से ऊपर जो एज यूजुअल आपका पहले 30% था, अभी भी वो 30% ये टैक्स रेट आपका बेसिकली। तो इसमें बहुत कुछ समझने वाला नहीं है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारा वेट कर रही है। आगे जैसे देख पा रहे हैं आप, स्टैंडर्ड डिडक्शन। लास्ट ईयर फ्रेंड फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रिजीम में ऐड किया गया था। और अब उस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही ये बात फ्रेंड यहाँ नोट करने वाली है, जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज हुई है हमारी सेक्शन 16 के अंदर, जो 50,000 से बढ़ के 73,000 हो गई है, वो ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजीम हुई है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करेंगे वो अभी भी 50,000 रुपए की ही रिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इफेक्टिव हो गया है आपका। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करे। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को प्रमोट करे, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाहती है। और फ्रेंड्स इन सब अमेंडमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट चाह रही है कि सब लोग न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर फाइल करें बेसिकली। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया चेंज इन स्लैब रेट, वो भी न्यू टैक्स रिजीम को लेके था। जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सटेंड की गई है, बढ़ाई गई है, ये भी सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही बढ़ाई गई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अनदर फैमिली पेंशन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स समटाइम जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो एक कंफ्यूजन आता है कि अगर डिजीज की डेथ के बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगी। ड्यूरिंग द लाइफ आपको जो पेंशन मिलती है वो आपके हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल होती है। और जो पेंशन आपकी फैमिली को मिलती है बेसिकली एक पर्सन की डेथ के बाद, वो कहीं ना कहीं अदर सोर्स के अंदर एज ए फैमिली टैक्सेबल होती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत टाइम से डिमांड थी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, अगर वही पेंशन आपकी सैलरी में हाथ में टैक्सेबल होती है तो आपको वहां पे 50,000 रुपए की डिडक्शन मिला करती थी। तो जो अब 75,000 हो गई न्यू टैक्स रिजीम में,
बट अगर हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की, तो वो बहुत कम अमाउंट था, 15,000 रुपए का। वन थर्ड ऑफ पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, इतना अमाउंट था आपका। बट अब उसको इस वाले फाइनेंस एक्ट में बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 25,000 रुपए। लेकिन फ्रेंड्स वहां भी कंडीशन लगा दी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करेंगे तभी आपको 25,000 की डिडक्शन मानने होगी। अदरवाइज क्या होगा, ये आपकी जो डिडक्शन होगी आपकी, ये आपकी सेम 15,000 ही अप्लीकेबल होगी आपके पास बेसिकली। तो ये एक वेलकम चेंज है ओनली फॉर न्यू टैक्स रिजीम। आप देखेंगे फ्रेंड, मैक्सिमम जो चेंजेस किए गए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही चेंजेस किए गए हैं, न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने के लिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट चेंज फ्रेंड, जो एक बहुत ही मेजर चेंज आया है, वो कैपिटल कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आया है। सबसे पहले तो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है कैपिटल एसेट का, उसको गवर्नमेंट ने चेंज किया। अब फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल गेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जो पहले भी था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पहले क्या था फ्रेंड, प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म अलग था, शेयर्स के केस में लॉन्ग टर्म अलग था, ठीक है। तो अब उसको कहीं ना कहीं हार्मोनाइज किया गया है। हार्मोनाइज कैसे किया गया, अभी भी लॉन्ग टर्म को दो पार्ट में रखा गया है। अगर आपकी कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है आपकी, तो उस केस में आपका जो लॉन्ग टर्म होगा वो 12 महीने के बाद होगा। अगर उसको 12 महीने से अधिक पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, तभी क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा, और 12 महीने से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड ओनली फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो आपकी म्यूचुअल फंड्स हैं, आपकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं 12 मंथ वाले पीरियड में आएंगे, जो पहले भी आते थे बेसिकली। उसके अलावा कोई और एसेट है, उन सबके ऊपर 24 मंथ की कंडीशन लगेगी, किसी के ऊपर भी 36 मंथ की कंडीशन नहीं लगेगी। जैसे कि जो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग था बॉन्ड, डिवेंचर, गोल्ड के केस में, जो 36 मंथ हुआ करता था, उसको रिड्यूस कर दिया गया 24 मंथ। ओके। तो अगर आप पे लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो आपके पास 12 महीने का पीरियड है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है, अदर देन ऑल कैपिटल एसेट अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटी, उस केस में आपको 24 महीने के अंदर वो चीज लॉन्ग टर्म हो जाएगी, ठीक है। और इन केस ऑफ लिस्टेड ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होगा, अगर 12 महीने से पहले बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म है, और अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में क्या होगा, 24 महीने से पहले आप इसको बेचेंगे अगर, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ हम बात करते हैं कुछ टैक्स रेट की। जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन 111 ए के अंदर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ऑन रेट म्यूचुअल फंड, उस पर टैक्स रेट था आपका 15% का। गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के कर दिया 20%। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बहुत सारे हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो इस टैक्स रेट का बेनिफिट ले रहे हैं, गवर्नमेंट उनको बेनिफिट नहीं देना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 15 से बढ़ा के 20% कर दिया है आपका सेक्शन 111 ए के अंदर। सेमेंटेनियसली फ्रेंड, जो लॉन्ग टर्म का सेक्शन है आपका, सेक्शन 112 और 112 ए, इन सेक्शन के अंदर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है, दोनों सेक्शन को मर्ज करते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो टैक्स रेट होगा वो दोनों में पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब, पहले क्या था फ्रेंड्स, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज, टैक्स था आपका 10% का, उसको बढ़ा के कर दिया गया 12.5। एंड साइमल्टेनियसली सेक्शन 112, जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है लॉन्ग कैपिटल एसेट के ऊपर, जैसे प्रॉपर्टी है, डिवेंचर है, बॉन्ड्स है, उनको भी 20% से घटा के कर दिया गया 12.5%। लेकिन एक तरफ आपको बेनिफिट दिया गया है लोअर टैक्स का, 20% से घटा के कर दिया गया 12.5%। साइमल्टेनियसली फ्रेंड्स क्या किया गया है, जो आपका एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो आपसे छीन लिया गया। कि आपने कोई प्रॉपर्टी पे अगर 2005 में आपने प्रॉपर्टी बेच परचेज की थी, और आज आप उसको प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो आपको इंडेक्सेशन दिया जाता था बेसिकली, उसको खत्म कर दिया बेसिकली। और आपको टैक्स रैशनलाइज कर दिया गया, 20% ना ला के 12.5% टैक्स लगाया गया, साथ में इंडेक्सेशन को रिमूव किया गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी अगर 2001 से पहले आपने परचेज करी है, तो उस केस में तो 2001 की वैल्यू निकाल के आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर 2001 से पहले आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो उस केस के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। तो ये जो प्रोविजन लगेंगे इंडेक्सेशन ना वाले, वो किस पे लगेंगे फ्रेंड्स, जो 1 अप्रैल 2001 के बाद हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा बेसिकली। क्लियर है। तो डाउट हो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ऐसी फ्रेंड जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है फॉरेन कंपनी का, वी ऑन लो, वो बहुत ही हाई रेट था 40% का। बहुत सारी फॉरेन कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो गवर्नमेंट ने उस टैक्स रेट को फाइनली 40% से कम करके 35% कर दिया है। ये भी एक वेलकम मूव है
कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज आएगी तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इस बात को प्रमोट करने के लिए। अब दूसरा वजह फ्रेंड मेजर चेंज किया गया एसटीटी के अंदर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, इसमें गवर्नमेंट को लगा कि इससे काफी सारा रेवेन्यू आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया गया। सबसे पहले जो ऑप्शन है आपके, जो आपके ऑप्शन इन सिक्योरिटीज हैं आपके, जो टैक्स रेट आपका पहले 0.0125 हुआ करता था, उसको बढ़ा दिया गया था 0.0625। ऑल्दो स्मॉल चेंज है परसेंटेज के अंदर, बट इम्पैक्ट इसका काफी आएगा बेसिकली। साथ में फ्रेंड्स, जो आपका डिलीवरी वाले ट्रेड हुआ करते थे उसमें जो एसटीटी लगता था 0.1% लगता था, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 0.125% बेसिकली। तो ऑल्दो वेरी स्मॉल चेंज है, बट इस स्मॉल चेंज के आने के बाद इम्पैक्ट काफी इम्पैक्ट आएगा इसके अंदर। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ फ्रेंड, जो सिक्योरिटीज हैं आपकी बेसिकली, ठीक है, जो एसटीटी हम पे करते हैं ऑप्शंस के ऊपर, उसमें आपका 0.1% से बढ़ा के कर दिया गया। सॉरी, जो सिक्योरिटी पहले एसटीटी का रेट था 0.625%, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 0.1% का। और जो आपका फ्यूचर पे था बेसिकली आपका, वो आपका जो 0.125% था, उसको कर दिया गया 0.02% बेसिकली। ओके, तो ये दो मेजर चेंजेस करे गए हैं आपके एसटीटी के रेट के अंदर फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब कुछ रैशनलाइजेशन किया गया है कुछ टीडीएस के रेट का। जैसे हमारे पास टीडीएस के मल्टीपल रेट अवेलेबल थे, तो उनने एक चार्ट दिया बेसिकली किन किन सेक्शन में चेंज किया गया है, वो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि 194D, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन। कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योरेंस एजेंट को अगर कमीशन दे रही है, तो वहां पहले टैक्स रेट था आपका 5% का, उसको घटा के कर दिया गया 2%। और फ्रेंड उसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2025। मतलब फाइनेंशियल 24-25 में जो भी हम उसको कमीशन पे करेंगे, उस पर अभी भी 5% से टीडीएस कटेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद से उस पर टीडीएस कटेगा 2% का बेसिकली। ऐसे फ्रेंड्स, सेक्शन 194DA, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होती है, ठीक है, तो उसके केस में जो टीडीएस का रेट दे रखा था, वो दे रखा था 5% का। अब उससे 5% से कम करके कर दिया उसको 2% बेसिकली। और उसकी इफेक्टिव डेट कर दी 1 अक्टूबर 2024, कि 1 अक्टूबर 2024 से उस पर 2% का टीडीएस अप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो टीडीएस कटता है ये पूरे सम श्योर पे कटता है बेसिकली, आपको जो पैसा मिलता है इसमें कोई भी कॉस्ट माइनस नहीं किया जाता, इसलिए टैक्स रेट काफी कम है। अगर यहाँ पे सिर्फ इनकम पे कट रहा होता आपका, नेट इनकम पे कट रहा, हो सकता है टैक्स से 10% 20% टीडीएस रेट होता आपका बेसिकली। साथ ही फ्रेंड 94J, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी, जो पहले 5% था उसको 2% कर दिया गया 1 अक्टूबर 2024 से। 194H, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकेज। अगर 194H बड़ा कॉमन सेक्शन है कमीशन का ब्रोकरेज का, जो 5% टीडीएस था, कहने के 194C के पहले उसको लेके आ गए 2% टीडीएस के साथ। साथ में 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। तो पेमेंट ऑफ रेंट मतलब यहाँ पे कौन सा होता है बेसिकली, यहाँ पे मशीनरी का होता है बेसिकली आपका। सॉरी, जहाँ पे आपका मशीनरी का नहीं था, 50,000 रुपए से ऊपर का रेंट होता है फ्रेंड, वहां पे 5% टीडीएस कटता था, उसको भी रैशनलाइज करके 2% कर दिया गया है बेसिकली। 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स एचयूएफ। जैसे कि आपको पता है, अगर पर मंथ रेंट आप 50,000 से ऊपर पे करेंगे, उसके केस में आपको टीडीएस अप्लीकेबल होता है, तो उसको रैशनलाइज किया गया है। साथ में 194M, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। इस पे फ्रेंड 5% का रेट था, उसको भी 2% कर दिया गया 194M के अंदर। इसमें क्या होता है, 50 लाख रुपए से ऊपर के आप पेमेंट करते हैं किसी इंडिविजुअल को, उसके रिगार्डिंग ये टीडीएस है बेसिकली। तो ये भी अक्टूबर 2024 से रेट चेंज हो जाएगा। 194O, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो ई कॉमर्स कंपनी है आपकी, वो जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसको जो पेमेंट करती है, उस पर जो टीडीएस का रेट था पहले 1% था, उसको घटा के कर दिया गया 0.1% बेसिकली। ये भी 1 अक्टूबर 2024 से अप्लीकेबल होगा आपका। साथ में 194F, relating to payment of account of repurchase of mutual fund units of mutual fund of unit trust of India, जो 20% टैक्स की था फ्रेंड्स इस पे, तो बहुत हुवन कराई मच गया था इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट ने इसको ऑमिट कर दिया, इसको विड्रॉ कर लिया बेसिकली। तो 1 अक्टूबर 2024 तक जो पेमेंट्स होगी उस पर तो 20% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा, 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो पेमेंट्स होगी उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टीडीएस को रैशनलाइज किया गया है। साथ में एक और टाइमलाइन ऐड की गई है फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि अब तक कोई भी डेट नहीं थी टीडीएस की टर्म को करेक्शन फाइल करने की। तो लोग 10 साल में 5 साल में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम रिवाइज किया करते थे। नाउ गवर्नमेंट ने उस पर लिमिट लगा दी है 6 साल की, कि जिस साल में आपने
ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है टीडीएस की या टीसीएस की, चाहे 24Q, 26Q, 27Q, कोई भी आपने फाइल करी है आपने, तो उसके साल के एंड होने की 6 साल तक जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है, 6 साल तक आप उसको करेक्शन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी करेक्शन फाइल नहीं कर सकते हैं। मतलब क्वार्टर वन और फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। क्वार्टर 1 की मैंने रिटर्न फाइल करी 30, सपोज करो मैंने क्वार्टर 1 की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है मेरी 31 जुलाई 2024 की। मैंने 31 जुलाई 2024 को रिटर्न फाइल कर दी, तो ये ईयर मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025 के बाद 6 साल और दिए जाएंगे, मतलब 31। तो 31 मार्च 2031 तक मुझे टीडीएस की रिटर्न की करेक्शन फाइल कर सकता हूँ, उसके बाद में टीडीएस की करेक्शन फाइल नहीं कर सकता। फ्रेंड कहीं ना कहीं ये लिमिट लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एक ओपन था कहीं ना कहीं। ऐसी फ्रेंड्स, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेक्शन 40B के अंदर सब क्लोज 5 के अंदर, पहले जो हमारी लिमिट थी 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे और लॉस पे, ये 1.5 लाख रुपए और 90% विच एवर इज लोअर विच एवर इज मोर, इतना आपको रेम्यूनरेशन अलाउ होता था। एंड रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट पे 60% आपको अलाउ होता था पार्टनर रेम्यूनरेशन। इस सेक्शन में डिमांड थी फ्रेंड बहुत दिन से कि इसमें अमेंडमेंट की जाए। फाइनली गवर्नमेंट ने सुनी प्रोफेशनल्स की, अब इसको अमेंड किया गया है। जो फ्रेंड पुरानी लिमिट थी वो AY 2010-11 के अंदर आई थी, तो ऑलमोस्ट इसको 14 साल हो गए थे लिमिट को रिवाइज हुए। फाइनली गवर्नमेंट ने हम सबकी बात सुनी और फाइनली इसको रिवाइज किया गया। अब बताया गया कि जो फर्स्ट 6 लाख रुपए हैं उसके ऊपर 3 लाख रुपए और 90% और द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, प्लस जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट होगा उसका 60%, इतना मैक्सिमम पार्टनर रेम्यूनरेशन आपको अलाउ किया जाएगा सेक्शन 40B के अंदर बेसिकली। क्लियर है फ्रेंड्स? साथ में फ्रेंड्स एक और इसमें ऐड किया गया है टीडीएस। अब जो पार्टनर का रेम्यूनेशन है बेसिकली उसके ऊपर टीडीएस ऐड किया गया सेक्शन 194T के अंदर। 194T के अंदर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पहले कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था इसके ऊपर, बट 194T सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। आप कोई भी पार्टनर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, आप कोई भी पार्टनर को पेमेंट करते हैं, चाहे वो सैलरी की है, रेम्यूनेशन की है, कमीशन की है, बोनस की है, इंटरेस्ट की है, उन सबके ऊपर, ठीक है, उन सबके ऊपर आप क्या करना है, 10% का टीडीएस काटना है। लेकिन एक बेसिक लिमिट है 20,000 रुपए की। अगर एक साल में 20,000 रुपए की आपने पेमेंट की तो कोई टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 20,000 से ऊपर आप पेमेंट करेंगे एक साल के अंदर, तभी आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट रहेगी बेसिकली आपको। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक इंटरप्रिटेशन और ली जा रही है, इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर आपने कोई कैपिटल की भी आपने, बिकॉज वहां पे जो वर्डिंग लिखी हुई है वो वर्डिंग आती है कि पेमेंट्स सच एज सैलरी, रेमुनेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट टू एनी अकाउंट। एनी अकाउंट का मतलब आ गया कि आपने कोई भी उसको पेमेंट करी, दैट इंक्लूड योर कैपिटल अकाउंट एज वेल। बट मेरी पर्सनल पर्सनल इंट्यूशन ये कहती है कि गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन का ये मतलब नहीं है कि जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसको अगर रिवर्ट कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहा है, उसके ऊपर आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है। बट अगर लॉ को प्राइमा फेसी पढ़े तो ऐसी इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है। लेट्स वेट फॉर सम क्लैरिफिकेशन कि क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आती है। और फ्रेंड बताना चाहूंगा ये जो सेक्शन 194T आपका अप्लीकेबल है, ये 1 अप्रैल 2025 नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल है। ऑल्दो इस बजट में इसको प्रपोज कर दिया, गवर्नमेंट चाहती तो इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रपोज कर सकती, नेक्स्ट फाइनेंस बजट में प्रपोज कर सकती थी। बट फॉर ईज करने के लिए लोग प्लान कर पाए चीजों को, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये अप्लीकेबल आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ऑल पार्टनरशिप फर्म जिनमें भी जितनी पार्टनरशिप फर्म है कहीं ना कहीं उनके लिए एक एडिशनल कंप्लाइंस का बर्डन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ओके, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी को। फ्रेंड्स बहुत बार सेक्शन 28 के अंदर देखा जाता था कि ये हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है, सॉरी बिजनेस का सेक्शन है, तो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को समटाइम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में दिखाते थे, और एज पर कन्वीनियंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको बिजनेस वाले हेड में दिखाते थे बेसिकली। तो नाउ इस कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो डिफिकल्टी थी इसके अंदर कि इसको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएंगे या बिजनेस में दिखाएंगे। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर आपका ये बिजनेस है, उसको रेंट लेटिंग आउट करना किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को, इवन देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली, वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है बिजनेस इंडस्ट्री को, जो इस इंडस्ट्री में लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी में है, वो उन सबको मैंडेटली हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ेगा। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे फ्लैट 30% की डिडक्शन मिलती है आपको, उसके अलावा कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता आपका। तो जो आपने अगर लोन लिया है तो वो अलाउड होगा, बट इन केस ऑफ बिजनेस इनकम आपको बिजनेस और भी अदर एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाते थे। तो वो प्लानिंग का स्कोप गवर्नमेंट ने यहाँ पे अब खत्म कर दिया बेसिकली। ठीक है,
ऐसे फ्रेंड्स एक आपका सेक्शन है 80 CC D, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इनटू द NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। जैसे कि आप फ्रेंड देख पा रहे हैं अपने सामने, 80 CC D2 के अंदर एक लिमिट थी, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% एंड फॉर अदर 10%। अगर आपका एम्प्लॉयर इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस के अंदर, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता था बेसिकली। पर थोड़ी सी क्या थी यहाँ पे डिस्पैरिटी थी। इन केस में गवर्नमेंट होगा तो 40% अलाउ करेंगे, अदर के केस में 10% अलाउ करेंगे। तो ये डिमांड थी कि सर इस डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए, इसको इक्वल किया जाए, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों को इक्वल किया जाए। तो इस वाले फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है। जो 10% का रेट था, उस 10% की लिमिट थी, उसको बढ़ा के कर दिया गया 40% नाउ। और 40% किस केस फ्रेंड? ओनली न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हैं तो वो 10% की रेट ही आप पे एप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स रिजीम में आप रिटर्न भरेंगे तब आपके पास 14% की लिमिट एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर आपके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, वो आपके एनपीएस में आपका बेसिक का 14% भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको वो उतना 40% आपको अलाउ हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा बेसिकली। आपको पूरे के अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी मेरे, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रेंड्स। गवर्नमेंट 2-3 बार इसको हाल फिलहाल में चेंज कर चुकी है। ऑलरेडी 2020 के अंदर फ्रेंड गवर्नमेंट इसको लेके आई थी कि डीटीटी को खत्म करेंगे और कंपनी बायबैक के फॉर्म में इसको टैक्स करेगी, कंपनी के हाथ में टैक्स होगा। बस फाइनली 2024 के अंदर दोबारा गवर्नमेंट इसको चेंज कर रही है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो टैक्स होगा, ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगा, ठीक है। कंपनी को कोई भी बायबैक पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में ये टैक्स होगा। इसको फ्रेंड एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं बायबैक के अंदर क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है बेसिकली आपको, वो कॉस्ट आपको अलाउ नहीं की जा रही। गवर्नमेंट कह रही है कि जितना भी बायबैक का शेयर की वैल्यू होगी, वो आपके हाथ में एज ए डीम डिविडेंड टैक्सेबल होगी अंदर अदर सोर्स। और उसके कोरस्पोंडिंग आपको कोई खर्चा भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और कोई खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे वो टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल आपके ऊपर होंगे रूटीन के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ये एग्जांपल फ्रेंड मैंने फाइनेंस एक्ट से निकाला है, मैंने अपने अपना एग्जांपल नहीं बनाया है ये वाला। ये 100 शेयर है, अगर मैंने 2020 में 40 रुपये पर शेयर मैंने परचेज किया, फिर टोटल एक्विजिशन कॉस्ट होगी 4,000 रुपए की मेरी। 100 शेयर इंटू 40 पर शेयर, 20 शेयर मैंने बॉट बैक करे 2024 के अंदर, ठीक है। तो बाय बैक कर लिए मैंने 20 शेयर, तो 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो टोटल मुझको रिसीव हुए 20 इंटू 60, 1,200 रुपए, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे हाथ में एज ए शेयर होल्डर, मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गए 1,200 रुपए डीम डिविडेंड अदर सोर्स के अंदर, ओके। और दूसरे फ्रेंड अब मैंने 2025 में आके क्या किया, 50 शेयर बेच दिए, 70 रुपए का एक शेयर था। तो मेरे हाथ में सेल कंसिडरेशन कितना हो गया, 50 इंटू 70, 3,500 रुपये। साथ में उन 50 शेयर की कितनी कॉस्ट थी, 40 रुपए, तो 2,000 रुपये क्या हो गई, कॉस्ट हो गई उस शेयर की, 50 शेयर की। तो अल्टीमेट कैपिटल कितना आया, 1,500 रुपये। बट जो फ्रेंड जो 20 शेयर मैंने बायबैक किए थे उसकी कॉस्ट मुझको कभी अलाउ नहीं की गई। तो गवर्नमेंट ने बोला कि उसके क्रॉसपोर्टिंग कभी भी आप शेयर बेचेंगे आगे फ्यूचर में, तो जितना आपकी वो बायबैक की कॉस्ट थी वो आप 1 गो में माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, तो मेरी जो 20 शेयर थे, 20 इंटू 40 मेरी पर शेयर की कॉस्ट थी, 20 इंटू 40 800। तो 1,500 रुपये जो कैपिटल गेन हो रहा है उसमें से 800 रुपये फ्लैट माइनस हो जाएंगे, अल्टीमेटली सेट ऑफ हो जाएंगे, और मुझे रिमेनिंग 700 रुपये के ऊपर अपना मुझे यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे केस में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा, ओके। और उसकी लिमिट कितनी है फ्रेंड, वो लिमिट भी आपकी रिवाइज हो गई है। जो वो लिमिट थी 1,00,000 रुपए की, वो लिमिट 1,00,000 से बढ़ के कितनी हो गई अब, 1,25,000। सेक्शन 1038 के अंदर पहले तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई 1,00,000 रुपए की, और इस वाले फाइनेंस एक्ट के अंदर वो लिमिट को बढ़ा के कर दिया 1,25,000 बेसिकली। तो इस अगर मैं इस एग्जाम्पल को रियल मानूं, तो 700 रुपये मेरे हाथ में टैक्सेबल आ रहे हैं, तो ये टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि 1,25,000 की लिमिट में ये कवर हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई योर पॉइंट बेसिकली, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे टीसीएस। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोई पर्सन है, ओके, सैलरी क्लास पर्सन है, उसका टीडीएस उसका एम्प्लॉयर काट रहा है, ओके। बट अगर उसका कहीं भी टीसीएस कटा हुआ है, तो सेक्शन 192 के अंदर जब हम कोई सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें टीसीएस का क्रेडिट देना अलाउ नहीं था। आई थिंक ये विलफुली ना के मिस्टेकली था। अगर कोई गाड़ी परचेज करी है उसके ऊपर टीसीएस कटाया आपका 1% का,
तो वो उसका बेनिफिट अभी एम्प्लॉयर अलाउ नहीं करता था। तो अननेसेसरी क्या होता था, एम्प्लॉय को, एसएससी को अपनी आईटीआर फाइल करके उसका रिफंड लेना पड़ता था। क्योंकि सैलरी के केस में क्या होता है, जितना भी ड्यू टैक्स होता है वो तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय काट के जमा करता है 192 के अंदर, और उसमें कोई टीसीएस का बेनिफिट नहीं दिया करता था। तो थोड़ा सा इसको वो करने के लिए, मतलब टैक्स टैक्स पेयर फ्रेंडली करने के लिए टीसीएस को अलाउ किया गया है कि 192 में जब वो टीडीएस की कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें जो टीसीएस अगर कुछ कटा हुआ है, एम्प्लॉय डिक्लेयर करता है अगर टीसीएस, तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा और नेट अमाउंट का फिर टीडीएस काट के जमा कराया जाएगा बेसिकली। तो सेक्शन 192 के अंदर सब सेक्शन 2B है, जहाँ पे इसको प्रपोज किया गया है सेक्शन को। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेजर मेजर हमारे फ्रेंड्स जो चेंजेस थे ये थे। दीज आर माय डिटेल फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको कंसर्न है, आपको मैं पीपीटी भेज दूंगा। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो फॉलोइंग नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा। और कोई भी आपका इनपुट है, कोई भी सजेशन है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में दें। वी विल डेफिनेटली इंकॉर्पोरेट इन अपकमिंग वीडियोस। और कुछ आपका क्वेश्चन होगा तो उसका जरूर जवाब दूंगा। विद दिस नोट फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद अस डिस्कसिंग दिस इंपॉर्टेंट जजमेंट। हम कोशिश करेंगे जल्दी से आपके लिए जीएसटी की भी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आए फाइनेंस एक्ट के अंदर वो जल्दी से लेके आए और डिस्कस करें उसको डिटेल के अंदर। विद दिस नोट फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।